चलिए, तो हम लोग ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने आंख के बारे में देख लिया, कान के बारे में देख लिया, नाक के बारे में देख लिया और त्वचा के बारे में देख लिया ना। अब हम आज देखेंगे अंतिम और लास्ट ज्ञानेंद्री कौन सी, जीभ के बारे में। तो जीभ के बारे में तो सबको पता होगा, सबके पास जीभ है ना। कैसी है, चपटा है, आगे खुला है, स्वतंत्र है, अब पीछे जो है लगा है ना। पीछे स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र माने पीछे खुला है, पीछे चिपका है किसी न किसी भाग से, और आगे का भाग क्या है, स्वतंत्र है, खुला है। कहाँ है, मुख गुहा में। ये अपना मुंह को क्या कहते हैं, मुख गुहा, ठीक है। तो देखिए, ये जो है किस ऊतक का बना होता है, संयोजी ऊतक का। किस ऊतक का, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का मतलब इसमें हड्डियां नहीं होती, ठीक है, इसमें हड्डियां नहीं होती। जीभ को चाहे जैसे भी मोड़ सकते हैं ना, मोड़ सकते हैं ना, नहीं मोड़ सकते, ऐसे ऐसे मोड़ सकते हैं, हाँ ना। अच्छा, जीभ का कई काम है, वो जीभ चिढ़ाने के भी काम आता है ना, ना ऐसे ऐसे करके चिढ़ाने का काम आता है। तो लेकिन वो जीभ का काम हम लोग नहीं कहेंगे। जीभ का काम जो वैज्ञानिक भाषा में है उसी को हम कहेंगे। ये नहीं कि जीभ ऐसे निकाल के ऐसे चिढ़ाते हैं तो वो जीभ का काम चिढ़ाना नहीं हुआ है, ठीक है। जीभ का काम क्या है, स्वाद का पता करना। हम लोग खट्टा, मीठा, नमकीन, खट्टा, ये सब कड़वा, जैसे दवा कैसी रहती है, कड़वा रहती है। तो ये सब चीजें खाते हैं तो हमें स्वाद का जो पता बताती है, स्वाद क्या ज्ञान कराती है, वो क्या कराती है, जीभ। हमारे जीभ में सभी चीजें हैं। सभी चीजें का मतलब समझ रहे हैं, धमनी और शिरा तो हर जगह रहेंगी, एक खून ले जाने वाली और एक खून ले आने वाली। धमनी जीभ तक खून पहुंचाती है और शिरा खून जो है धमनी से अशुद्ध रुधिर को ले जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं भी रहेंगी, ये सब तो रहेंगी हर जगह। उसके साथ साथ जीभ में जो स्वाद का ज्ञान कराती है वो स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बड, स्वाद कलिकाएं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टेस्ट बड, ठीक है। स्वाद कलिका, ये अपने जीभ को देखेंगे ध्यान से तो दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। छोटा छोटा दाने दाने जैसी संरचना दिखाई देगी, दिखाई देती है ना, दाना दाना ध्यान से दिखाई देती है ना, तो वही होती है टेस्ट बड यानी स्वाद कलिकाएं। तो कौन सा खट्टा का ज्ञान कराती है, कौन सा मीठा का ज्ञान कराती है, कौन सा नमकीन का, कौन सा कड़वा का, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या जीभ में कोई ऐसा भाग भी है जहां स्वाद कलिकाएं मिलती ही नहीं? जीभ का काम क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, जीभ का काम तो स्वाद का पता करना है, हो गया, उसके अलावा भी जीभ कोई काम करता है? क्या काम करता है? स्वाद तो बताती है। अगर जीभ पकड़ ले हम और बोलने का प्रयास करें, बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? जीभ पकड़ के कहिए मैं बाहर जाना चाहता हूं, हाँ बोल, क्या क्या बोलिए, क्या दिक्कत हो रहा है ना, तो नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना। अगर किसी की जीभ अगर काट दी जाए, अगर किसी की जीभ कट गई है तो क्या वो बोल पाएगा? इसका मतलब जीभ का काम आवाज पर भी नियंत्रण करना है। जीभ बोलने में भी सहायता प्रदान करता है। जीभ ऊपर नीचे जाके लड़ता है, जब बोलते हैं क्या तो जीभ नीचे ऊपर जाकर लड़ती है ना, मुंह गुहा में ऊपर नीचे टकराती है ना, तो उससे भी आवाज निकलती है। आवाज निकलती क्या, आवाज पर कंट्रोल करती है। अगर जीभ को काट दिया जाए तो बोल नहीं पाएंगे। नहीं विश्वास हो रहा है, जीभ को बांध दीजिए, बांध के बोलने का प्रयास करिए, नहीं बोल पाएंगे। अगर बोलेंगे तो आवाज समझ में ही नहीं आएगी ना। तो जीभ का काम क्या है, आवाज पर नियंत्रण करना। और जीभ क्या करती है, भोजन जब हम लोग खाते हैं
तो जीभ जब भोजन इधर उधर भागता है तो जीभ उठा के पटक देती है दांत के ऊपर। समझ रहे हैं? देखिए भोजन खाते समय ध्यान दीजिए, जब भोजन इधर उधर भागता है दांत पर तो पड़ता नहीं, तो दांत पर जीभ क्या करती है, उधर जाता है तो उधर से ढकेल कर इधर लाती है कि चलो दांत के पास। जब कूच के जब एकदम महीन कर देती है तो वो भोजन अंदर चला जाता है। जब तक भोजन नहीं पिसा रहता है वो जीभ पटक पटक के ढकेल के कहती है चलो दांत के पास, चलो दांत के पास, करती है ना। तो जीभ क्या करती है, भोजन को मिलाने का भी काम करती है और भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जब भोजन निगलते हैं तो जीभिया से करते हैं, देखते हैं जीभ में जो लार पाया जाता है वो भोजन को निगलने में भी सहायता प्रदान करता है। नहीं होता है क्या? कभी सोचिए बिस्कुट खाते हैं तो बिस्कुट पानी में जब भिगो कर खाते हैं तो बड़े आसानी से मुंह में अंदर चला जाता है, लेकिन 4 ठोस बिस्कुट मुंह में डाल दिए तो कुचा जाएगा, बोलिए नहीं निकलेगा, उसी में जाम हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि लार एक व्यक्ति के शरीर में 24 घंटे में 1.5 लीटर लार निकलता है। कितना? 1.5 लीटर। अब वो भी धीरे धीरे निकलता है। क्या कि बिस्कुट फोकट का पाए और ठूस लिए, इकट्ठा रिश्तेदारी गए और गए पानी लाने और यहाँ बिस्कुट चाटता था, चारों इकट्ठे मुंह में डाल लिए। अब वो आए तो कहें बिस्कुट का खैला, ऐसे करने लगे। तो क्या है, वो लार जब मिलेगा तब ना, तो लार अपना धीरे धीरे निकलेगा। तो धीरे धीरे जब तक लार घुलता नहीं तब तक वो बिस्कुट अंदर नहीं जा पाता। देखते हैं उसमें चपक जाता है, ऊपर चपक जाएगा, नीचे चपक जाएगा, दांत में चपक नहीं चपकता है क्या? तो जीभ उसको मिलाने का काम करता है और भोजन को निगलने का काम करता है। तो जीभ के कितने कार्य हैं, समझ में आया? तो जीभ का काम क्या है? स्वाद का पता करना, स्वाद का ज्ञान देना, ठीक है, और भोजन को मिलाना और भोजन को निगलना। और जीभ का काम क्या है? आवाज पर नियंत्रण करना, ठीक है। तो जीभ का काम क्या क्या है? स्वाद का पता करना, ठीक है, आवाज पर नियंत्रण करना, अब भोजन को लार में मिलाना और निगलना, ठीक है। जीभ किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक का, ठीक है। हमारी जीभ आगे स्वतंत्र होती है कि पीछे? आगे स्वतंत्र होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेढक की जीभ देखे हैं आप लोग? मेढक की जीभ देखे हैं? दिखाएं? ये देखिए मेढक की जीभ है, ठीक है। ये मेढक की जीभ कहाँ लगी है? पीछे, पीछे पीछे खुली है। मेढक की जीभ पीछे खुली है, आगे देखिए लगी है, यहीं लगी है ना, ठीक है। चलिए हम मेढक की जीभ के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए हम लोगों की जीभ, ठीक है, हम लोगों की जीभ आगे खुली है ना, कर सकते हैं ना, लेकिन मेढक ऐसे ऐसे चिढ़ा नहीं सकता किसी को। मेढक किसी को चिढ़ा सकता है? मेढक की जीभ जो होती है, अभी चित्र में दिखाए ना हम, ये मेढक की जीभ जो है ये आगे लगी होगी या पीछे खुली होगी? पीछे क्या होगी? खुली होगी। वो क्या करता है? अपनी जीभ से शिकार पकड़ता है, ठीक है। मेढक जैसे शिकार वहां है तो अपनी जीभ निकालेगा, जीभ निकल के बाहर जाएगा और फिर शिकार पकड़ के फिर अंदर घुसा लेता है। जैसे ये हमारी अंगुली है, अंगुली देखिए, अंगुली देख रहे हैं, ये आगे आगे जुड़ी है और पीछे क्या है? स्वतंत्र है। मान लीजिए शिकार सामने है तो हमने अपने अंगुली ऐसे किया, ऐसे करके अंदर कर लिए, हो गया, ठीक है। तो मेढक की जीभ जो है हमारे जस्ट उल्टा रहता है। मेढक की जीभ पीछे खुली रहती है। मेढक की जीभ कहाँ खुली रहती है? पीछे। आगे क्या है? जुड़ी रहती है। हम लोग अपने जीभ से शिकार पकड़ते हैं, हम लोग अपने जीभ से शिकार तो पकड़ते नहीं, लेकिन मेढक की जीभ किस काम में आती है? शिकार पकड़ने में। याद रहेगा कि मेढक अपने जीभ से शिकार भी पकड़ते हैं। अगर किसी ने देखा होगा रात में कहीं बत्ती जलती है तो वहां पर जब मेढक आते हैं तो इतना बड़ा सा जीभ निकालते हैं और कीड़ा मकोड़ा पकड़ के उसको तुरंत अपने मुंह में ले जाते हैं। किसने देखा है? हाथ उठाइए। सभी लोग देखे हैं।
चलिए बहुत अच्छी बात है, तब तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। मेढक का जीभ बाहर निकलता है ना, मुंह से बाहर निकल जाता है, शिकार को पकड़ के फिर मुंह में अंदर ले लेता है, लंबा सा रहता है ना। हमारा जीभ मुंह से बाहर निकल पाएगा? अगर निकल भी जाएगा तो वो शिकार नहीं पकड़ पाएगा। हमारे जीभ का काम है आवाज पर नियंत्रण करना, भोजन और लार को मिलाना और स्वाद का पता करना। लेकिन मेढक की जीभ का शिकार पकड़ना। मेढक की जीभ आगे खुली होती है कि पीछे? स्वतंत्र आगे होती है कि पीछे? पीछे। हमारी जीभ आगे स्वतंत्र होती है कि पीछे? आगे। चलिए आप देखें कि हमारे जीभ में स्वाद कलिकाएं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कितने तरह की पाई जाती हैं, उनका काम क्या क्या है। ठीक है, तो हमारे जीभ में 4 तरह की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितने तरह की? 4 तरह की। मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। कितने तरह की? 4 तरह। मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। ठीक है, तो चलिए देखें कहाँ कहाँ कौन सी कलिकाएं होती हैं। देखिए ये जीभ है, ठीक है, 4 तरह की कलिकाएं हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। अब देखिए सबसे आगे अग्रभाग, जीभ का आगे वाला जो भाग है, वहां पर किस प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। कहाँ से? आगे वाले भाग से किसका ज्ञान होता है? खट्टा का, मीठा का, कड़वा का। आगे किस प्रकार की कलिकाएं पाई जाती हैं? ठीक है, मीठी स्वाद कलिकाएं या कड़वी स्वाद कलिकाएं, इस तरह से। ठीक है, तो अग्रभाग, अग्र माने आगे का भाग। ठीक है, तो आगे का भाग मीठा, आगे का भाग मीठा, ये तो नहीं भूलेगा। आगे कौन है सबसे? मीठा। आगे से और कौन है सबसे? मीठा। अब मीठा खाएं तो कड़वा, मीठा के साथ साथ कड़वा भी चाहिए। मीठा और कड़वा दोनों एक साथ रहता है ना। जैसे ही कोई दवा खाते हैं, कड़वा लगता है तो तुरंत मीठा खाने का मन करता, नहीं करते हैं क्या? बच्चों को दवा खिलाते हैं, दवाई कड़वी होती है तो तुरंत उनको चीनी या गुड़ या बिस्कुट उस्कुट कुछ खिलाते हैं, मीठा खाते हैं, खिलाते हैं ना, या शहद मिला देते हैं। तो ये जो कड़वा है वो सबसे पीछे। स्वीट माने क्या है? मीठा आगे, और कड़वा बीटर माने क्या है? कड़वा सबसे पीछे। आगे कौन? मीठा, पीछे कौन? कड़वा। आगे कौन? मीठा, अब पीछे कौन? कड़वा सबसे पीछे रहता है। वो तो वैसे भी याद रहेगा। कड़वा कोई खाना चाहता है? कड़वा कोई खाना चाहता है? कड़वा बड़ा मजबूरी में खाते हैं। तो कड़वा खाने का मतलब है दवाई कहाँ ढकेलना पड़ता है? अंदर ढकेलना पड़ता है। दवाई जाता तो है नहीं शरीर के अंदर, तो जल्दी से ढकेलना पड़ता है ना। तो कड़वा का स्थान कहाँ आएगा? पीछे की आगे? और सबको सबसे बढ़िया बढ़िया चीज पसंद होती है, मीठा मीठा खाने का मन करता है सबसे पहले, तो आगे क्या है? मीठा। ठीक, अब उसके बाद देखिए, अब आगे मीठा और पीछे कड़वा। अब बात आती है नमकीन और खट्टा। ठीक है, तो खट्टा औरतें ज्यादा खाती हैं और नमकीन बच्चे ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो मीठा के बाद नमकीन का नंबर आता है। किसका नंबर आता है? नमकीन और खट्टा। तो खट्टा सबको पसंद नहीं है खाना, लेकिन नमकीन ज्यादातर, बहुत से लोग नमकीन खाते हैं, लेकिन खट्टा सब लोग नहीं खा पाएंगे। दांत कोट हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो बच्चे नहीं खाएंगे। लेकिन नमकीन ऐसा चीज है कि सब खाएंगे। अब वैसे भी देखिए, खट्टा में कितने अक्षर हैं? 1 2 आधा है, 2.5 या 3 ज्यादा से ज्यादा है। लेकिन नमकीन में कितने अक्षर है? 4। तो कौन आगे हुआ? किसमें ज्यादा है? नमकीन। आगे कौन हुआ? नमकीन। अब पीछे कौन हुआ? बात समझ में आई? क्योंकि बात यह है, अभी तो याद है, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएंगे, तो वहां पर वही चीज याद रहेगी जैसे आप याद किए हैं। जैसे आगे कौन है? ठीक है, सबसे आगे किसका नंबर आता है? मीठा मीठा खाने का मन करता है, तो आगे कौन है?
मीठा। कड़वा कहाँ होगा? अरे यार कड़वा तो कोई नहीं खाता, वो तो सबसे पीछे रहता है। तो कड़वा कहाँ है? सबसे पीछे। अब नमकीन और खट्टा, अब नमकीन और खट्टा में किसमें ज्यादा अक्षर है? नमकीन में। ज्यादा खाना कौन पसंद करते हैं? नमकीन। खट्टा कोई बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, तो नमकीन आगे रहेगा। ठीक है, तो आगे और पीछे का तो क्लियर हो गया ना। आगे और पीछे का, आगे किस, आगे जीभ के अग्र भाग से किसका ज्ञान होता है? मीठा का। जीभ के पश्च भाग से किसका ज्ञान होता है? ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग नमकीन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो नमकीन को कहते हैं, देखिए आगे का पार्श्व, पार्श्व माने किनारा, पार्श्व माने किनारे। आगे का किनारा इधर भी है, आगे का किनारा इधर भी है, इधर ना, दोनों तरफ पाई जाएंगी। तो आगे का अग्र पार्श्व यानी आगे के किनारे से किसका ज्ञान होगा? नमकीन। अब पीछे के किनारे पार्श्व, पश्च पार्श्व से किसका ज्ञान होगा? खट्टा यानी सार। खट्टा को क्या कहते हैं? सार। ठीक है, और इसको कहते हैं सॉल्टी। सॉल्टी माने नमकीन, नमक होता है, साल्ट माने नमक होता है, तो सॉल्टी। ठीक है, तो यही चार ठो है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी को बस याद रखना है, इसी से ज्यादा प्रश्न आते हैं। आगे कौन सा? मीठा। अब पीछे सबसे कौन सा? कड़वा। और नमकीन और खट्टा में आगे कौन होगा? नमकीन। अब पीछे कौन होगा? खट्टा। लेकिन चूंकि ये सब किनारे पर रहते हैं, तो इसलिए अग्र पार्श्व में कि कौन बताएगा? नमकीन, नमकीन का स्वाद। और पश्च पार्श्व से किसका बताएगा? खट्टा का। ठीक है, याद रहेगा। तो प्रश्न पूछा जाए कुछ, तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहला प्रश्न ये बताइए कि जो जीभ होता है वो किस ऊतक का बना होता है? संयोजी ऊतक का। हमारा जो मानव का जीभ है वो आगे स्वतंत्र होता है और पीछे जुड़ा होता है, या पीछे स्वतंत्र होता है आगे जुड़ा होता है? आगे स्वतंत्र रहता है और पीछे जुड़ा रहता है। अब मेढक का जीभ आगे जुड़ा रहता है, पीछे स्वतंत्र रहता है, या आगे स्वतंत्र रहता है, पीछे जुड़ा रहता है? मेढक का जीभ आगे जुड़ा रहेगा कि पीछे? आगे जुड़ा रहेगा। स्वतंत्र कहाँ रहता है? पीछे। अब मेढक के जीभ का एक काम भी है, क्या काम? क्या काम? शिकार पकड़ना। हमारा भी जीभ काम करता है। हमारे जीभ का दो काम बता दीजिए। स्वाद का पता लगाना, आवाज पर नियंत्रण करना, और एक काम करते हैं जब भोजन वोजन करते हैं तो भोजन को क्या करती है? लार में मिलाने का काम करती है। ठीक है, अच्छा हमें ये बताए कि हमारे जीभ में कितनी तरह की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं? कौन कौन? मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हमारा जो जीभ का अग्र भाग है, आगे वाला भाग, वो किस तरह का स्वाद देता है? मीठा। वेरी गुड। और जो पीछे का भाग है वो कैसा स्वाद देगा? कड़वा। जो जीभ का अग्र पार्श्व भाग है वो कैसा देगा? नमकीन। और जीभ का पश्च पार्श्व भाग कैसा स्वाद देगा? खट्टा। अब मुझे बताइए, अगर हमने कोई भोजन किया, वो अगर भोजन नमकीन है तो जीभ का कौन सा भाग स्वाद बताएगा? बताइए। अग्र भाग, पश्च भाग, अग्र पार्श्व, पश्च पार्श्व? वेरी गुड। अगर हमने कड़वी चीज खाई है तो जीभ का कौन सा भाग हमें स्वाद बताएगा? अग्र भाग, पश्च भाग, अग्र पार्श्व, पश्च पार्श्व? पश्च भाग। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये जो अपनी जीभ है उसका जो लैटिन नाम है वो है लिंगुआ। याद रखिएगा कि जो अपनी जीभ है उसका लैटिन नाम क्या है? लिंगुआ। ठीक है, उसकी लंबाई 10 सेमी या 4 इंच होती है। तो लंबाई देखिए, ये एक नॉर्मल लंबाई बताएगा, ये नहीं कि कुछ लोगों की जीभ बड़ी होती है कुछ लोगों की छोटी है, तो थोड़ा बहुत अंतर होगा,
लेकिन एक नॉर्मल जो साइज है वो 10 सेंटीमीटर या 4 इंच होती है। ठीक है, चलिए। तो जीभ जो है वो यांत्रिक पाचन मतलब समझ रहे हैं, भोजन को लार में मिलाना, ये सब यांत्रिक पाचन है। एक रासायनिक पाचन होता है जिसमें पाचक रस आकर मिलते हैं। ठीक है, तो वो तो आमाशय में होता है, लेकिन ये मुख के अंदर जो होता है जीभ को मिलाना, ठीक है, उलटना पलटना, ये सब सारा काम क्या होता है, यांत्रिक पाचन। तो जीभ जो है भोजन का कौन सा पाचन करती है, यांत्रिक पाचन करती है। ठीक है, अगला देखिए। और अभी हमने बताया है कि एक दिन में जो लार ग्रंथियां होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो उनसे जो है एक दिन में 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। कितना, 1.5 लीटर। ठीक है, अब देखिए जो लार ग्रंथियां होती हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेलिवरी ग्लैंड्स, वो लार ग्रंथियां कौन कौन होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने चित्र बनाया, बहुत बढ़िया चित्र तो नहीं है ना। तो एक होती है जो कान के पास होती है, कान के नीचे होती है। ठीक है, और एक होती है जो जीभ के नीचे होती है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रंथियां हैं। तो सबसे पहली जो ग्रंथि है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कर्ण पूर्व ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड्स, या जिसे हम कहते हैं कर्ण पूर्व ग्रंथि। ये कहाँ होती है, गाल के पास। ये हमारा एरिया देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, यही गाल के पास, कान के नीचे, कर्ण पूर्व मतलब कान से ठीक पहले। ठीक है, ये देखिए दिखाया गया है कर्ण पूर्व ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड, ये है कान के पास। ठीक है, कान से पहले थोड़ा सा, तो ये गाल के पास होती है, कान के नीचे होती है। ठीक है, ये पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ हो गया, गाल के पास, कान के नीचे, यही। ठीक है, अब देखिए इसमें एक स्टेंसन नलिका होती है, वो स्टेंसन नलिका द्वारा कहाँ खुलती है, मुख गुहा में। चूंकि लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि है तो उससे लार स्रावित होगा, वही ना लार मुंह में, हमें देखते हैं हमारे मुंह हमेशा नम बना रहता है कि नहीं, हमारे मुख में हमेशा लार रहता है कि नहीं, तो वो लार ग्रंथियों से लार स्रावित होगा। तो ये जो कर्ण पूर्व ग्रंथि है, ये इससे जो नलिका आकर खुलती है मुख गुहा में, यानी मुख में, उस नलिका का क्या नाम है, स्टेंसन नलिका। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि कर्ण पूर्व ग्रंथि किस नलिका द्वारा मुख में खुलती है, मुख गुहा में खुलती है, तो किस नलिका द्वारा, स्टेंसन नलिका द्वारा। और यही जो है ये हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि अगर पूछा जाए कौन है, तो पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, पैरोटिड ग्लैंड यानी कर्ण पूर्व ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो सांप देखे हैं ना, सांप में जो विष ग्रंथियां पाई जाती हैं, विष, सांप के विष निकलता है ना, तो वो सांप में विष ग्रंथि होती है, वो यही पैरोटिड ग्लैंड ही होती है। ठीक है, इसी का नाम सांप में पॉइजन ग्लैंड कहते हैं। पॉइजन माने जहर ग्रंथि, पॉइजन माने जहर ग्रंथि, इसका नाम है जहर ग्रंथि। ठीक है, इसे कहते हैं जहर ग्रंथि, जहर ग्रंथि। ठीक है, तो वो जहर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है, जो हमारे यहाँ, चूंकि हम लोग तो भाई विषैले तो है नहीं, हम लोग किसी को काटेंगे तो मरेंगे नहीं। सांप में जो पॉइजन पैरोटिड ग्लैंड होता है वही कन्वर्ट हो गया होता है किसमें, जहर ग्रंथि में। ठीक है, तो वही जहर ग्रंथि से जब सांप काटता है तो वो जहर निकल कर आता है और हमारे शरीर में चला जाता है, तो हमारी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो सांप में जो जहर ग्रंथि होती है, पॉइजन ग्लैंड, वो यही होती है। ठीक है, अभी चित्र हम दिखा दे रहे हैं, चलिए हम चित्र दिखा ले रहे हैं। और देखिए यही जब सूज जाता है, कभी कभी आदमी का, किसी आदमी का देखेंगे यही कनवा का लगवा फूल जाता है, तो इसी पे डॉक्टर दवा देते हैं, कुछ चिपका उपका देते हैं, तो देखे ना उज्जर उज्जर सा पट्टी की तरह चिपका देते हैं ना,
तो गाल फूल जाता है। तो यही जो ग्रंथियां होती है, कभी कभी इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जो विषाणु होते हैं वो इन्फेक्ट कर देते हैं, मतलब वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस वजह से ये क्या करती है, सूज जाती है। तो ये जब सूज जाती है तो इसी को कहते हैं गलसुआ। क्या कहते हैं? गलसुआ, मम्स, मम्स, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गलसुआ, ठीक है। तो कर्ण पूर्व ग्रंथि के बारे में समझ में आया? कुछ चित्र दिखा दें। कर्ण पूर्व ग्रंथि कहाँ होती है? कान के नीचे, गाल के पास, ठीक है, स्टेंसन नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, और यही ग्रंथि सांप में यह ग्रंथि क्या बनाती है, जहर बनाती है, इसीलिए इसे जहर ग्रंथि कहते हैं या पॉइजन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। यही जब कभी इन्फेक्शन के कारण सूज जाती है तो हमें कौन सा रोग हो जाता है, गलसुआ। क्या हो जाता है? गलसुआ। अब कुछ चित्र दिखा दें। देखिए, ये आदमी देख रहे हैं, इसको यही गलसुआ हुआ है ना, ये रोग, गाल फूला है ना, तो ये इसको क्या हुआ है, गलसुआ, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए ग्लैंड्स है, ये देखिए, ये कर्ण पैरोटिड ग्लैंड्स है, कर्ण पूर्व ग्रंथि, ठीक है, और उसके नीचे ये जो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, अधोजीवा, जीवा, अधो जीवा ग्लैंड, ठीक है, और उसके नीचे जो है सब अधोहनु यानी सब मैक्जुलरी ग्लैंड, अधोहनु, ये नीचे वाला, ठीक है। और क्या चित्र दिखाना था, सांप वाला, ये देखिए सांप है, ये देख रहे हैं, ये सांप है ना, तो यही देखिए ये पॉइजन ग्लैंड है, यही रहता है पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। ये सांप यही दांत से काटता है, इसे दांत के जरिए जो है मनुष्य के शरीर में क्या करता है, डाल देता है, ठीक है। ये देखिए है, दिखाई दे रहा है ना, यही है पॉइजन ग्लैंड, ठीक है, यही, इसी में जहर भरा रहता है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, तो देखें, सांप को भी देखें, गलसुआ को भी देखें। तो अब हम लोग दूसरी ग्रंथि के बारे में पढ़ें, अधोजीह ग्रंथि। अधोजीह ग्रंथि, इसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं, इसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होती है, जीभ के ठीक नीचे, जीभ के ठीक नीचे, चित्र देखिए है, अधोजीह ग्रंथि, ये जीभ जो है उसके ठीक नीचे, ठीक है। अब देखिए तीसरी है अधोहनु ग्रंथि, सब मैक्जुलरी ग्लैंड, इसको कहते हैं सब मैक्जुलरी ग्लैंड, सब मैक्जुलरी ग्लैंड, ठीक है। ये क्या कहती है, ये निचले जबड़े के पीछे होती है, निचले जबड़े के, ये जो निचला जबड़ा है ना, इसके पीछे जो हमारा कृंतक दांत है, इंसीजर टीथ, दांत के बारे में जब हम पढ़ाएंगे अभी, तो उसके बारे में कई तरह के दांत होते हैं, हमारे जो 32 दांत है वो बताए जाएंगे। तो ये जो है अधोहनु ग्रंथि जो होती है, निचले जबड़े के पीछे होती है, किस दांत के नीचे होती है, कृंतक, कृंतक दांत के नीचे होती है, कृंतक को अंग्रेजी में इंसीजर कहते हैं, इंसीजर, ठीक है। चलिए, तो हमारे देखें हमने कि कितनी ग्रंथियां हैं, 3 ठो, एक है कर्ण पूर्व ग्रंथि यानी पैरोटिड ग्लैंड, और दूसरी है अधोजीह ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और तीसरी है अधोहनु ग्रंथि यानी सब मैक्जुलरी ग्लैंड्स। ये जो कर्ण पूर्व ग्रंथि है, ये कान के नीचे, गाल के पास होती है, स्टेंसन नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है, सांप में यही ग्रंथि पॉइजन ग्लैंड के नाम से जानी जाती है, और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। जब यही ग्रंथि सूज जाती है तो वही हमें क्या हो जाता है, गलसुआ रोग, मम्स, ठीक है। अधोजीवा ग्रंथि, यह जीभ के ठीक नीचे होती है यानी सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अधोहनु ग्रंथि सब मैक्जुलरी ग्लैंड, जिसके अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब मैक्जुलरी ग्लैंड, यह
निचले जबड़े के नीचे, किस दांत के नीचे होती है? कृंतक दांत के नीचे होती है। ठीक है। लैटिन नाम जीभ का लिंगुआ है। लंबाई 10 सेमी या 4 इंच, 10 सेमी कहिए चाहे 4 इंच कहिए, या भोजन का यांत्रिक पाचन करती है। 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रवित होता है। पूछा जाए प्रश्न? चलिए मुझे ये बताइए कि जो हमारा जीभ है उसका लैटिन नाम हमें बता दीजिए। लिंगुआ। वेरी गुड। जीभ की औसत लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर या 4 इंच। वेरी गुड। और मुझे ये बता दीजिए कि ये जो जीभ है वो कौन सा पाचन करता है? यांत्रिक पाचन। वेरी गुड। जीभ में कितनी तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 तरह की। ठीक है। जो ये कर्ण पूर्व ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, बता सकते हैं? कहाँ? कान के नीचे, गाल के पास। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है उसका क्या नाम है? सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है उसका क्या नाम है? कर्णपूर्व ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। और मुझे ये बताइए कि ये जो मुख गुहा में खुलती है, ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स या कर्णपूर्व ग्रंथि, वो एक नलिका द्वारा खुलती है। उस नलिका का नाम बता सकते हैं? बताइए। स्टेनसन नलिका। सांप में यही ग्रंथि किस रूप में पाई जाती है? सांप में यही ग्रंथि का क्या नाम होता है? जहर ग्रंथि। ठीक है। और यही जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो कभी कभी सूज जाती है। ठीक है। जब सूज जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? गलसुआ। उसके बाद आता है अधोजीव ग्रंथि, जो होती है वो किसके नीचे होती है? जीभ के ठीक नीचे होती है। अधोहनी ग्रंथि जो होती है वो कहाँ होती है? किस दांत के नीचे होती है? कृंतक दांत के नीचे। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम लोग ये देखें कि जो लार ग्रंथियों से सैलिवा स्रवित होता है, यानी जो लार स्रवित होता है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चे हैं वो बच्चे बहुत ज्यादा मिट्टी या कुछ भी मुंह में डालते रहते हैं। देखे है ना? बच्चों को कोई सामान दे दीजिए, जैसे हम लोगों को अभी इस पेन को मुंह में डालना होगा तो सोचेंगे, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं उनको कुछ भी दे दीजिए, रुपया दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, मिट्टी दे दीजिए, तुरंत कहाँ डालते हैं? मुंह में। ठीक है। तो जीवाणु भी रहता होगा, नहीं रहता होगा का? वो जो खिलौना है, मिट्टी है, जो गंदी चीजें भी मुंह में डाल लेते हैं, जीवाणु रहता होगा। तो जीवाणु रहता होगा तो पेट में भी जाता होगा ना, तो बीमारी भी पैदा होता है, बच्चे बीमार भी होते होंगे। लेकिन भगवान जी ने बच्चों को ऐसा बनाया है कि उनके लार में जो जीवाणुओं को मारने वाली जो पदार्थ होता है, ठीक है, जो एंजाइम होता है, जो पदार्थ होता है, जो एंजाइम होता है, जो जीवाणुओं को मारता है, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। चूंकि हमारे जो लार होते हैं, लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। सबका अलग अलग काम है। तो बच्चों में जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो जीवाणुओं को मारता है, वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी मुंह में डालते रहते हैं। तो भगवान जी को ये पता था कि बच्चे हैं, मुंह में डालेंगे, इसलिए उनमें बहुत ज्यादा लार स्रवित होता है। देखते होंगे वो सोते हैं तब वो लार गिरता रहता है, देखे है ना? लेकिन समय के अनुसार वो लार लाइसोजाइम धीरे धीरे जो नॉर्मल रहता है वो आ जाता है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जो लार ग्रंथियां हैं, उन लार ग्रंथियों से जो लार स्रवित होता है वो कौन कौन लार स्रवित होता है, उसका काम क्या क्या है। तो लार ग्रंथियों से 3 तरह के एंजाइम जो है वो स्रवित होते हैं। कितने एंजाइम? कितने एंजाइम? 3 तरह के। कौन कौन? पहला जो है टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। ठीक है। अब देखिए इन सबका अलग अलग काम है। जो लार में तो सब पाए जाते हैं, लेकिन सबका अलग अलग काम है। ये जो टाइलिन एंजाइम है
वो मंड को, मंड यानी स्टार्च, मंड समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे गेहूं का छिलका उलका देखे हैं ना, जिसे भूसी उसी कहते हैं। तो गेहूं का जो ऊपरी छिलका होता है वो तो पीस देते हैं, लेकिन छिलकवा चोकर के रूप में दिखाई देता है ना, तो वही जो छिलका होता है उसी को कहते हैं मंड। ठीक है, तो ये जो टाइलिन होता है वो मंड को यानी स्टार्च को बदल देता है माल्टोज शर्करा में। माल्टोज शर्करा किसमें बदल देता है? मंड को किसमें बदलता है? माल्टोज शर्करा। ठीक, अब देखिए माल्टेज एंजाइम क्या किया, इस माल्टेज शर्करा को, माल्टोज शर्करा को बदल दिया ग्लूकोज में। किसमें बदल दिया? ग्लूकोज में। ये मंड को बदला माल्टोज शर्करा में, और ये माल्टेज एंजाइम क्या किया? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल दिया। लाइसोजाइम एंजाइम क्या किया? लाइसोजाइम एंजाइम जो भोजन में जो हानिकारक जीवाणु रहते हैं उनको वो मार देता है। क्या करता है? मार देता है। यही बच्चों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम बच्चों में क्या पाया जाता है? बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए वो बच्चे कुछ भी खाते हैं, कुछ भी देखते हैं तो उठाकर मुंह में डालते लेते हैं। इसीलिए लाइसोजाइम एंजाइम ज्यादा पाया जाता है कि वो जीवाणुओं को क्या करे? मार दे। ठीक है, अब देखिए जो लार होता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि लार कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्षारी होता है या कैसा होता है, तो अम्लीय और क्षारी का पता चलता है उसके पीएच मान से। ठीक है, पीएच मान अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, एक जानते रहिए कि पीएच जिसका 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ज्यादा होता है वो क्षारी होता है। तो हम आइए देखिए हमारे लार का पीएच कितना होता है। लार का पीएच होता है 6.8। 7 से कम है ना? ये जो 6.8 है ये तो 7 से कम है, तो इसका ये कैसा हुआ? अम्लीय की क्षारी? हमारे लार की प्रकृति कैसी हो गई? क्षार अम्लीय। कैसी हो गई? अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो लार है उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है कि क्षारी है, तो क्या कहेंगे? अम्लीय। ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है? 6.8। ठीक है, 6.8। ठीक, तो ये छोटा बहुत छोटी सी चीज है। लार में कितने तरह के एंजाइम हैं? 3 तरह के, टाइलिन, माल्टेज, लाइसोजाइम। सबका अलग अलग काम है। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। माल्टेज एंजाइम क्या करता है? माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। लार का पीएच कितना होता है? 6.8, यानी कैसा होता है? अम्लीय। कितना लार निकलता है दिन भर में? 1.5 लीटर। सबसे बड़ा जीव किसका होगा? सबसे बड़ी जीव, सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल मछली। तो जीव भी तो उसका बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा जीव किसका है? व्हेल मछली। ठीक है, चलिए तो प्रश्न पूछा जाए, ये हमें बताइए कि हमारे लार में कितने तरह के एंजाइम पाए जाते हैं? उनका नाम बताइए। टाइलिन, माल्टेज और लाइसोजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है? टाइलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च को या मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताइए माल्टोज एंजाइम क्या करता है? माल्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम क्या करता है? माल्टोज शर्करा को किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। लाइसोजाइम एंजाइम जो लार में पाया जाता है वो क्या करता है? भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है। ठीक, उसका लार का जो पीएच है वो कितना होता है? उसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय की क्षारी? अम्लीय। सबसे बड़ी जीभ किसकी होती है? व्हेल मछली की। ठीक है, चलिए तो ये देखिए ये आपका लार खत्म हो गया है, वो सॉरी ज्ञानेंद्रियां खत्म हो गया है। इसके बाद हम लोग हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। आदमियों में, बच्चों में हड्डियां ज्यादा होती हैं, फिर जो जो बढ़ते हैं उनकी हड्डियां जुड़ जुड़ कर आपस में घटती जाती हैं, एट लास्ट में 206 हो जाती है मानव में, ठीक है। तो हड्डियों में कहाँ किस हाथ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, शरीर में, पैर में कौन सी हड्डी पाई जाती है, कमर में, ठीक है। और यहाँ पर पूरे शरीर में कितने तरह की हड्डियां होती हैं, पूरा कंकाल जो नहीं है, देखते हैं भूत का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, जो हड्डियां दिखाई देता है, उज्जर उज्जर दिखाई देता है, तो सब हड्डी कहाँ, खोपड़ी में कौन कौन हड्डी होती है, ये सारी हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।